जब भी बोर्ड एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है, आपने बहुत सारे बच्चों को ये कहते हुए सुना होगा कि यार मैंने तो कॉपी अच्छी लिखी थी, सारे क्वेश्चन का आंसर दिया था, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं था, फिर भी मेरे नंबर पता नहीं क्यों कट गए, जबकि मैंने कोई गलती नहीं की थी। ऐसा उस स्टूडेंट को लगता है, लेकिन एक्चुअल में उस स्टूडेंट ने कहाँ पर गलती की है ये सिर्फ एग्जामिनर जानता है, और इसीलिए उसने आपके नंबर काट लिए। तो बच्चों, आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है। और यही नहीं, हमें साथ ही साथ ये भी समझना है यानी कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखना है ताकि हमारे नंबर भी ना कटें। तो चलिए हम देख लेते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहना बच्चों, आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने में। भले ही आपकी राइटिंग ख़राब हो, भले ही आपको क्वेश्चन बहुत सारे ना पता हो उसके सॉल्यूशन, लेकिन फिर भी बच्चों आपको बेहतर अंक बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। बस कुछ आपको चीज़ें ध्यान में रखना है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखना है। चलिए सबसे पहले ऐसी कुछ बातें हैं बच्चों जो हमें जान लेनी चाहिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि आपको कॉपी कैसे लिखना है। सबसे पहला जो काम होगा बच्चों, देखिए हमारे मन में ये क्वेश्चन अक्सर होता है कि सबसे पहले क्या करें। जब भी हम एग्ज़ाम में बैठेंगे, जब हमारे हाथ में पेपर आएगा, देन हमें क्या करना है। तो सबसे पहले बच्चों क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और इसमें क्या है, यानी सभी निर्देश जो भी आप क्वेश्चन पेपर को एक बार पढ़ेंगे बच्चों, और साथ ही साथ जो निर्देश जो इंस्ट्रक्शन होता है, सबसे पहले बच्चों ये जो आपका निर्देश दिया रहेगा, यहाँ पर निर्देश दिया रहता है कि आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, प्रश्न पत्र में कितने खंड हैं और कितने क्वेश्चन कितने नंबर के होते हैं। ये सभी निर्देश बहुत ज़रूरी होता है पढ़ना। उसमें क्या होता है कि कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, सारी चीज़ों के बारे में हमें पता चल जाता है। तो सबसे पहला जो काम है बच्चों, क्या करना है, क्वेश्चन पेपर को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, यानी सभी निर्देश को भी देखना है, ठीक है ना। चलिए अब हम देख लेते हैं कि दूसरा हमें क्या करना है। दूसरी चीज़ जिसके बारे में बहुत सारे बच्चे उलझे होते हैं कि शुरुआत कहाँ से करना है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर शुरुआत कहाँ से करें, क्या पहले क्वेश्चन से ही स्टार्ट करना ज़रूरी होता है या फिर कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, उनका ऐसा क्वेश्चन है। तो देखिए, जिस प्रश्न का उत्तर आपको 100% याद हो, यानी जिस प्रश्न को लेकर के आप पूरी तरह श्योर हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर मुझे अच्छे से पता है, तो आपको शुरुआत वहीं से करना है। अगर आप एक सीरियल वाइज बच्चों आपको पता है तो आप पहले क्वेश्चन से शुरुआत कर सकते हैं, बाकी उसके बारे में आपको टेंशन नहीं लेना है। जिस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से पता हो, सबसे ज़्यादा याद हो, शुरू आपको वहीं से करना है। और क्यों करना है अभी हम आपको तीसरे पॉइंट में बताते हैं। तो क्या करना है, शुरुआत कहाँ से करना है कि जिस प्रश्न का उत्तर 100% आपको याद हो उसी से शुरुआत करें, ठीक है ना। शुरुआत वहीं से करिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चलिए अब हम देख लेते हैं कि तीसरा पॉइंट, तीसरी चीज ये बच्चों कि प्रारंभ में 2 से 3 पेज कैसे होने चाहिए, यानी 2 से 3 पेज हमारा कैसा होना चाहिए। तो ध्यान देना बच्चों, शुरू के 2 से 3 पेज में बिल्कुल भी काट पीट ना करें। अब ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, एक कहावत है बच्चों कि योर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपकी कॉपी ने एग्जामिनर को प्रभावित कर दिया तो वो एग्जामिनर लास्ट तक उस चीज़ को लेकर के प्रभावित रहता है, और वाकई में उसे लगेगा कि बंदे में दम है और बंदे ने मेहनत किया है और अच्छा लिखा है, और उसे कोई भी हिजिटेशन नहीं होगा नंबर देने में, और शौक से खुशी खुशी आपके वो नंबर दे देगा, एक नंबर भी नहीं काटेगा। इसलिए बच्चों आपको यही करना है कि 2 से 3 पेज में स्टार्टिंग में बिल्कुल भी आपको काट पीट नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए अब हम देख लेते हैं कि चौथा पॉइंट हमें क्या रिमेंबर करना है। चौथी चीज ये है कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर अगर हमारी हैंड राइटिंग ही अच्छी ना हो तो हम क्या करें, हम तो फेल हो जाएंगे। अरे नहीं फेल होगे रसगुल्लों, ठीक। अब ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं, देखिए अगर आपकी हैंड राइटिंग अगर ठीक नहीं है बच्चों, करना क्या है, आपको स्पष्ट एकदम क्लियर लिखना है, एकदम स्पष्ट लिखना है। वह प्रयास करना है बच्चों कि थोड़ा दूर दूर लिखें,
ठीक है ना। तो अस्पष्ट व थोड़ा दूर दूर लिखने का प्रयास करें। इससे क्या होगा, भले ही आपकी राइटिंग खराब होगी लेकिन उससे पढ़ने में थोड़ा मदद मिल जाएगी। और एग्जामिनर का भाई साहब अगर दिमाग खराब हो गया, आपने एकदम खिचड़ी कर दिया है, सटा करके लिख दिया, एकदम पास पास समझ में नहीं आ रहा है, तो काट पीट करके कॉपी साइड लगा देगा। इसलिए क्या करना है, हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो थोड़ा स्पष्ट लिखें और थोड़ा दूर दूर लिखने का प्रयास करें, ठीक है ना। पांचवा पॉइंट, अगर किसी प्रश्न का उत्तर ना आए तो क्या करें। मान लेते हैं कि किसी क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं पता है तो हमें क्या करना चाहिए। क्या उस क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए बच्चों, जिस प्रश्न का उत्तर ना याद हो उससे संबंधित कुछ बातें लिखें। हमने पहले ही बताया ना कि आपको जो प्रश्न नहीं पता है उससे संबंधित चीजें लिख दीजिए। भाई अगर क्वेश्चन 4 नंबर का है, अगर थोड़ा भी मैच हो जाता है आंसर तो एग्जामिनर क्या करेगा, बहुत करेगा, चलिए 4 नंबर है, 1-2 नंबर तो दे देगा। हमें कोशिश तो करना चाहिए ना। अब ऐसा नहीं कि उस क्वेश्चन को बिल्कुल भी छोड़कर चले आए, माइनस मार्किंग तो होती नहीं, ठीक है ना, कि जिस तरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में माइनस मार्किंग होती है, निगेटिव मार्किंग। तो कोशिश यही रहना चाहिए बच्चों कि हम सारे क्वेश्चन को अटेंड करें, हर प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करें। कोई क्वेश्चन हमें छोड़कर के नहीं आना है, भले ही क्वेश्चन कितना टफ हो, जो मन में हो लिख दो, बस साफ साफ लिखना बस। और इसके साथ ही साथ बच्चों कुछ चीज़ें ध्यान में रखना है कि हमें, अगर हम बात करें, जो पेन होती है काली नीली पेन का ही इस्तेमाल करना है, उसके अलावा कुछ चीज़ इस्तेमाल नहीं करना है। ध्यान में रखना इस चीज़ को, ठीक है ना। तो ये रही बच्चों कुछ ज़रूरी बातें जो आपको एग्ज़ाम के समय में याद रखनी है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि हमें कॉपी कैसे लिखना है ताकि हमें बहुत ही अच्छे नंबर मिल सकें। चलिए, ये बच्चों हिंदी का पेपर है आपका और पहला ही पेपर हिंदी का है और इसीलिए हमने इसे पिक किया है। अब यहाँ से प्रश्न उठता है कि हमें कैसे लिखना है। जैसे ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से शुरुआत हो रहा है बच्चों, तो किस तरह से लिखना है ताकि हमारे एक भी नंबर ना कटें, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्टिव है, इसमें सही है तो दे ही देगा, लेकिन आगे हमें कैसे लिखना है ताकि हमें पूरे नंबर मिल जाएं। तो चलिए, जैसे ऑब्जेक्टिव है बच्चों तो इन्हें लिखना कैसे है वो हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर बच्चों खंड का में पहले क्वेश्चन के अंतर्गत पहले का है कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस युग में हुआ था। बहुत सारे बच्चे इसे करते क्या हैं कि खंड का डाल दिए और बहुत सारे बच्चे तो इसको डालते भी नहीं है, केवल पहले का ऐसे लिख देंगे 2। जो सही है पहले का 2 लिख दिए, इससे कोई मतलब ही नहीं है। उसके बाद फिर क्या किए, दूसरा यहाँ स्टार्ट हुआ और दूसरे का यहाँ खा का लिख देंगे 1, गा का 3, ऐसे लिखते हुए घा का 2। ऐसे नहीं करना है। ऐसे में क्या होगा बच्चों कि एग्जामिनर को क्वेश्चन ढूंढना पड़ता है, प्रश्नों को देखना पड़ता है। आपने जो आंसर 1, 2, 3, 4 ऐसे करके लिख दिया तो उससे बहुत ज़्यादा एग्जामिनर इरिटेट हो जाता है। ऐसे में करते क्या है वो कि इधर उधर कॉपी चेक करके फेंक दिए और उससे बाद में आपको समस्या होगी कि सर मैंने तो पूरा किया था। आप शिकायत करते हैं कि यार मैंने तो पूरा किया लेकिन एग्जामिनर ने पता नहीं कैसे कॉपी चेक किया, अच्छे से नहीं देखा, हमारे नंबर कट गए। लेकिन ये आपने गलती की थी। कैसे लिखना है रसगुल्लों, चलिए हम बताते हैं। और ये देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहला काम ये करना है कि आपको इधर 2 लाइनिंग करना है बच्चों और इधर भी एकदम पतली सी, बहुत ज़्यादा कॉपी नहीं छोड़ना है, बस थोड़ा इतना देखिए, इतना छोड़ करके एक लाइन सिंगल लाइन इधर खींच लेना है। हर एक पेज में इस तरह से बच्चों आपको खींच लेना है। उसके बाद जैसे खंड का था तो खंड का डाला आपने प्रश्नोत्तर नंबर 1, ठीक है ना। देखिए यहां पर था बच्चों प्रश्नोत्तर नंबर 1 का। अब प्रश्नोत्तर नंबर 1 यहां पर डालिए। अब जो का खा गा घा जो भी आपके पार्ट हैं बच्चों वो आपको यहाँ पर लिखना है। और का यहाँ पर है यानी प्रश्नोत्तर नंबर 1 का है तो का यहाँ पर लिखिए। और ये जो बच्चों का है और का कौन सा ऑप्शन सही है, तो का में दूसरे नंबर का ऑप्शन सही है। तो दूसरे नंबर का ऑप्शन लिखने के बाद ऑप्शन भी लिखा करें, है ना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ऐसे लिखते हैं कि का उसके बाद लिख दिए का दूसरा करके ऐसे सही। अब ऐसे में बताओ एग्जामिनर क्या जानेगा कि भाई दूसरा कौन है। हालांकि वो पेपर लेके बैठे होते हैं लेकिन इससे क्या उनको दिक्कत होगी कि नहीं। बाकी अगर क्या है भाई हिंदी के वो टीचर हैं तो क्वेश्चन आपका देख लिए पेपर में और उसके बाद आपने आंसर सामने लिख दिया है तो उनके दिमाग में आंसर तुरंत आ जाएगा, तुरंत सही मार के बगल।
खा का दूसरा, अगर हम खा का पहला है बच्चों कि जैसे खा में पूछ लिया है कि सरस्वती मतलब संस्कृति के 4 अध्याय, ठीक, पुस्तक के लेखक कौन है, तो यहाँ पहला, तो केवल खा का पहला लिख के नहीं बगल होना है, खा का जो पहला है वो रामधारी सिंह दिनकर, इस तरह से लिखना है। फिर गा का तीसरा ऑप्शन से ये कविता क्या है, घा का दूसरा है नाटक, और इस तरह से अंगा में क्या है, शेखर एक जीवनी। तो इस तरह से बच्चों आपको क्या करना है कि आंसर लिखने हैं, ठीक है ना। आपको ये ऑप्शन वाले जो हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे करना है, ठीक है ना। तो ये गद्य के आपके 5 हो जाते हैं, फिर आपके पद्य के होते हैं, तो उनको भी बच्चों इसी तरह से लिखना है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर देखिए हम आएंगे, अगर पेपर में हम देखेंगे बच्चों, तो यहाँ से आप नज़र डालिए इधर, यहाँ पर दूसरे का है, तो फिर से वही चीज़ की प्रश्नोत्तर नंबर 2, ये चीज़ आपको ज़रूर करना है। अगर आप इस चीज़ को भूल जाते हैं तो मान के चलिए पेपर में आपको ये पूरा का पूरा गलत काट के बगल हो जाएगा, पता ही नहीं भाई आंसर कहाँ का है, तो क्या देखेगा। तो इस तरह से बच्चों बीचों बीच प्रश्नोत्तर नंबर लिखना है। और उसके बाद प्रश्नोत्तर नंबर 2 में का है कि कबीर दास प्रमुख कवि हैं, तो किस धारा के, किस काव्य धारा के, तो निर्गुण काव्य धारा पहला है, तो पहला है तो लिखिए निर्गुण काव्य धारा। ऐसा नहीं कि का केवल पहला, खा का दूसरा, ये ऑप्शन ना लिखिए। जो टॉपर होते हैं बच्चों इसी तरह से लिखते हैं। चलिए अब देख लेते हैं बच्चों कि हमें जो आपका गद्यांश पद्यांश आता है उसको कैसे लिखना है। चलिए अब जो तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, तो तीसरा जो प्रश्न होगा क्या है, गद्यांश दिया रहेगा, तो इसको कैसे लिखना है। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक छापने बैठ जाते हैं, और ये बहुत ही गलत है, टाइम वेस्ट करेंगे बस आप, इससे कोई मतलब नहीं है। तो इसको कैसे लिखना है बच्चों, चलिए हम देखते हैं। चलिए अगर देखिए तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, तो क्या करना है, हमें लिखना है प्रश्नोत्तर नंबर 3। अब प्रश्नोत्तर नंबर 3 है तो है क्या, मान लेते हैं कि बच्चों ये एक आपका गद्य दिया है और एक दूसरा इधर दिया है, तो आपको अगर मान लेते हैं पहला वाला नहीं पता, आपको अथवा वाला करना है, तो प्रश्नोत्तर नंबर 3 का अथवा वाला, यहाँ पर अथवा लिख दीजिए, प्रश्नोत्तर नंबर 3 फिर अथवा। अगर अथवा वाला करना है, बाकी आपको अगर पहला वाला ही करना है डोंट वरी। फिर क्या करेंगे बच्चों, इसको पूरा उतारना नहीं है, आपको केवल राष्ट्र का तीसरा यानी शुरू के 1-2 शब्द उतारना है, फिर डैश डैश करके लास्ट के यहाँ से महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये हो गया बच्चों पूरा आपका गद्यांश, ठीक है ना। अब देखिए हमें करना क्या है, और इसके जो पूरे आंसर होंगे रसगुल्लों ढूंढना नहीं है, केवल एक का आपको ढूंढना पड़ेगा, यानी एक को याद रखना पड़ेगा, बाकी तो पूरा का पूरा ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर इसी में है। अब देखिए लिखेंगे कैसे। पहला क्वेश्चन है कि पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम उसी को संदर्भ बोलते हैं, ठीक है ना। तो करना क्या है, यहाँ से लिखा, और बच्चों गैपिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ से लिखा इस लाइन को भी आप भर दिए, नो, ये बहुत ही गंदी आदत है। अगर ऐसा लिखेंगे एकदम खिचड़ी हो जाएगा, देखने में बहुत ही भद्दा लगेगा। तो आपको करना क्या है, एक लाइन छोड़ देना है। तो यहाँ से पहले वाले के लिए संदर्भ लिखेंगे और इसको डैश करिए बच्चों यहाँ से। फिर लिखेंगे क्या, इसमें लिखा है कि पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम, तो लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप, यानी जिस चैप्टर का ये हो उस चैप्टर का नाम लिखिए, पाठ से लिया गया है, और इसके लेखक डॉक्टर यहाँ से वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, ठीक है ना, क्योंकि इस गद्यांश के लेखक कौन हैं, यही हैं। ये हो गया बच्चों, ठीक है ना, आपका पहला, तो 2 नंबर मिल गए। फिर क्या करना है रसगुल्लों, एक लाइन फिर छोड़ देना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या करना है, दूसरा नंबरिंग करेंगे बच्चों कि राष्ट्र का, देखिए राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है, तो राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है बच्चों, देखिए इसी में दिया है कि भाई राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है, तो लिखेंगे राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। फिर है तीसरा क्वेश्चन, ठीक है ना, कि राष्ट्र का विकास किसके द्वारा संभव है, देखिए लिखा है कि संस्कृति, हाँ, संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है, तो लिखेंगे कि संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र का विकास संभव है। फिर एक लाइन छोड़ेंगे, यानी ये जो लाइन छोड़ने का ये सिलसिला होगा आपको जारी रखना है, इससे बहुत ही सुंदर लगेगा। आप खुद देख रहे होंगे कि हमने लिखा है ये किस तरह से दिखाई पड़ रहा है। फिर बच्चों आपको काली और नीली का कॉम्बिनेशन ऐसे ही रखना है।
फिर लिखेंगे इसमें क्वेश्चन अगला है कि भाई जन का मस्तिष्क क्या है, लिखा है कि संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है, तो जन का मस्तिष्क संस्कृति है। फिर यहाँ पर है कि भाई इसमें कहेगा अगला कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो इसमें देखिए रेखांकित अंश का मतलब यही बिना संस्कृति के जन की कल्पना, ये क्या है, कबंध मात्र है। तो यहाँ पर लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, फिर डैश करिए, यहाँ से लिखिए कि इसका मतलब यह है बच्चों कि जिस प्रकार बिना मस्तिष्क के मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार संस्कृति के बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। और यहाँ पर ध्यान देना, डैश करने के बाद जब लिखेंगे फिर ये दूसरी लाइन यहाँ से नहीं उतारना है, इससे ये पूरा इसी में मिक्स हो जाएगा और बहुत ही क्या है, भद्दा दिखाई देगा। तो आपको यहाँ से लिखना है, फिर नीचे, उसके बाद जब एक लाइन यहाँ से इसके नीचे देखिए गैप हो जाएगा तो अच्छा लगेगा, फिर आपको तीसरी लाइन में यहाँ से लिखना है। तो इस तरह से बच्चों आपके गद्य और पद्य, ठीक है ना। अगला है यहाँ पर पद्य वाला, तो गद्य और पद्य आपके दोनों इसी प्रकार से लिखने हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आगे हमें कैसे लिखना है। चलिए बच्चों, इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। अगर हम बात करें तो लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों के बारे में लिखना, यानी उनकी कृतियों के नाम लिखना है। और इसमें बच्चे करते क्या हैं, बस पूरा छाप करके ले जाते हैं, पूरा एकदम से याद करके रट करके जाते हैं 2-3 पेज का, और वहीं पर वो गलती कर देते हैं। हमें निर्देश बहुत ज़रूरी है देखना, लिखा रहेगा बच्चों की अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, यानी हमें मैक्सिमम क्या है 80 शब्द में लिखना है, ठीक है ना। 80 शब्द से थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाए, 80 कहा है तो 90 हो जाए, 100 हो जाए, लेकिन 150, 200, 300 शब्द ना होने पाए, इस चीज़ को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा। बहुत सारे बच्चे क्या है कि जो क्वेश्चन बैंक होता है उसमें 200, 300 शब्द, 400 शब्द में ये दे देता है, तो क्या आप 400 शब्द छाप दोगे तो पूरा नंबर मिलेगा? कोई मतलब नहीं। चाहे आप 80 शब्द लिखेंगे बच्चों या फिर 150 शब्द लिखेंगे, नंबर आपको 5 ही मिलने हैं। तो हम क्यों फालतू का अपना वक्त बेकार करें, ठीक। इसलिए हमें इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। तो इसको बच्चों हम लिखेंगे कैसे, चलिए देखते हैं। लिखना क्या है, अगर 5वां क्वेश्चन है तो 5वें का है, तो हम लिखेंगे भी इसी तरह से कि प्रश्नोत्तर नंबर 5 का। तो यहाँ से 5 का लिखने के बाद क्या करेंगे बच्चों, जैसे पहला लिखना है तो भाई यहाँ से नंबरिंग यहाँ पर करिए, इस साइड में जो आपने लाइनिंग की है इसके अंदर ही इसको लिखिए। किसके बारे में लिखना चाहते हैं, मान लीजिए दूसरा लिखना है तो दूसरा लिख दीजिए, तीसरा लिखना है तो तीसरा। तो भाई इनमें से एक लेखक का लिखना है, किसी एक लेखक का, तो क्या करेंगे बच्चों, जैसे हमें पहला लिखना है तो यहाँ पर हमने लिख दिया डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो भी करके यहाँ पे पूछेगा वही लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे ध्यान से समझिए। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, उनका नाम लिखने के बाद जिसके बारे में लिखना है एक लाइन छोड़िए, फिर जीवन परिचय लिखिए। देखिए साहित्यिक परिचय में जीवन परिचय भी इंक्लूड होता है। तो जीवन परिचय में क्या लिखेंगे, जीवन परिचय करिए, यहाँ से आप हेडिंग बनाइए काली पेन से, उसके बाद लाइनिंग कर दीजिए, ठीक। डैश करके लिखना है कि उनके जीवन के बारे में, ठीक है ना। ये चीज़ आप इतना तो पता ही है कि भाई जीवन परिचय में क्या होता है कि उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, माता का नाम, पिता का नाम, कब उनकी मृत्यु हुई थी, ये लिखेंगे। फिर बच्चों एक लाइन छोड़ देना है, फिर लिखेंगे साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में यानी साहित्य में अगर हम बात करें उनका स्थान क्या था, साहित्य में कौन कौन से साहित्य में रुचि थी, तो जो भी है कि साहित्य के प्रसिद्ध निबंधकार या आलोचक या फिर इतिहासकार या संपादक या उपन्यासकार, ठीक है ना। तो जो भी होंगे एक वो आपको मेंशन करना होता है साहित्यिक परिचय में। आप 1-2 लाइन और बढ़ा दीजिए, ये केवल हम डेमो के तहत इतना बता रहे हैं, तो 1-2 लाइन बढ़ा करके और लिखेंगे, ठीक। उसके बाद बच्चों फिर आपको एक लाइन गैप करना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बार बार ये चीज़ हम बोल रहे हैं, इस चीज़ को फॉलो ज़रूर करना, नहीं तो पेपर दिखने में बहुत ही भद्दा लगेगा, एकदम जो आपकी कॉपी होगी बहुत ही गंदी दिखाई पड़ेगी। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि एक लाइन फिर छोड़ेंगे बच्चों, लिखेंगे प्रमुख कृतियाँ। प्रमुख कृतियाँ लिखने के बाद आप इसको क्या है अंडरलाइन करके डैश कर सकते हैं। फिर बच्चों नीचे यहाँ पर लिखेंगे कि निबंध। कृतियों में यानी निबंध मतलब जिन जिन क्षेत्रों में उनकी रुचि है, जिनमें उन्होंने क्या है रचनाएं की हैं, ठीक, वो लिखेंगे। निबंध में लिखेंगे कि कौन कौन से निबंध हैं। फिर एक लाइन छोड़ना है उपन्यास, फिर लिखेंगे बच्चों जो कुछ भी है यहाँ पर।
फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर इनमें इनकी आलोचना क्या है, फिर यहाँ पे एक लाइन छोड़ कर के इतिहास कौन कौन सी इन्होंने रचे थे। तो ये सारी चीज़ें आपको इसी तरह से लिखना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ से कि आप अगर बच्चों इस तरह से लिखेंगे तो कितना सुंदर दिखाई पड़ेगा और एग्जामिनर को बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी आपकी कॉपी को देख करके। अगर इसमें कहीं भी अगर आपको देखें काट पीट नहीं मिलेगा। इस तरह से बच्चों अगर आप कोई काट पीट नहीं करते हैं, शुरू के 2 से 3 पेज में जितना हो सके उतना सुंदर लिखने का प्रयास करेंगे ना, तो यकीनन एग्जामिनर के माइंड पर इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और उसे लगता है यार बंदे ने मेहनत किया है, उसने पढ़ा है, थोड़ा अच्छे से लिखा है और खुशी खुशी पूरे मार्क आपको दे देगा। और इस तरह से बच्चों अगर आप 90-95 नंबर तक करते हैं तो पूरे के पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा और वीडियो में सारी चीज़ें आपके क्लियर हो गई होंगी, जो भी आपके मन में डाउट थे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।